ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र में व्याकरण सेक्शन से कारक के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको सीईटी संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन से लगातार अप टू डेट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। कारक के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले उससे जानते हैं। सबसे पहले हम कारकों की पहचान करेंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने का भी अवसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, आमतौर पर आप संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानते होंगे। देखिए, संज्ञा सर्वनाम का अगर क्रिया के साथ में संबंध स्थापित होता है उसी को हम कारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले रूप या विभक्ति कारक कहलाता है। यानी कहने का मतलब कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का उस क्रिया के साथ में संबंध स्थापित करने वाला अवयव जो होता है, जो विभक्ति चिन्ह जो होता है, वही कारक कहलाता है। और आमतौर पर कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं। पहला जो भेद है उसमें आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? यानी कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, अर्थात वाक्य में दी गई क्रिया को करने वाला संज्ञा सर्वनाम ही कर्ता होता है, जिसके साथ ने, को आदि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और किसी वाक्य में या तो संज्ञा या सर्वनाम होगा ही जो कर्ता के रूप में कार्य करता है। और इसकी विभक्ति जो चिन्ह होती है वो ने और को होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर आपको ने और को देखने को मिलेगा वहाँ पर कर्ता कारक हो। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम कौन है? करता है। सीता ने गीता को पीटा, यह इसी तमाम जो वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें ने और को की अभिव्यक्ति मिलेगी उसको अब हम कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। सेकेंड उदाहरण पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण में देखिए अरुण गा रहा है। इस वाक्य में गाने की क्रिया कौन के द्वारा हो रही है? अरुण के द्वारा की जा रही है। अतः यहाँ पर अरुण क्या है? कर्ता है। यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब कर्म की बात करेंगे। कर्म का मतलब क्या होता है? काम होता है। कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे मैंने सेब खाया, अगर हम पूछे आपने क्या खाया तो मैंने सेब खाया, तो सेब खाया। ठीक है। सेब यहाँ पर क्या होगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब हमारा कर्म होगा। यानी जिस पर क्रिया यानी कर्ता का प्रभाव, यानी क्रिया का प्रभाव, कर्ता कोई काम करता है और उसका इफेक्ट यानी उसका प्रभाव अगर किसी वस्तु पर पड़ता है यानी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसी को हम कर्म कहते हैं। यहाँ पर मैंने सेब खाया, यहाँ पर सेब क्या हमारा? कर्म है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर पड़, इसलिए सेब हमारा क्या है? कर्म है। बात समझ में आ गया। राजा ने सांप को मारा, अगर हम आपसे पूछे इसमें सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है, तो यहाँ पर राजा है। और कर्म की बात करें तो कर्म कौन हमारा है? यहाँ पर सांप है हमारा कर्म, क्योंकि राजा ने किसको मारा? सांप को मारा। अगर ने मारा, ये क्या क्रिया है? मारा क्या है? क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सांप पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? सांप पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा सांप क्या होगा? कर्म होगा। और ने हमारा क्या होगा? विभक्ति चिन्ह होगा। आई होप इसको समझ गए होंगे। कर्म कारक। आगे बात करते हैं करण की बात करें। करण का मतलब ही होता है साधन। क्या होता है? साधन। ठीक है। क्या होता है? करण का मतलब होता है साधन। देखिए, करण कारक की बात करें, करण का अर्थ होता है साधन। जिस साधन से क्रिया को किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। यानी आपका कारक जो है वो करण कहलाता है। जैसे हम बात करें, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अगर एक वाक्य हम लिखते हैं मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, है ना? क्या लिखता हूँ? लिखता हूँ। अगर हम आप बात करें मेरे लिखने का साधन क्या है, हमारे लिखने का जो मीडियम जो है, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमारा क्या है? कलम है। ठीक है। इसलिए हमारा काम हो पा रहा है, तो हमारा साधन इसलिए करण कारक कहलाएगा। जैसे में देखिए बहुत सारा वाक्य यहाँ पर दिखा। जैसे में अगर बात करें तो ससुर से लड़ जाती है, वाक्य में ससुर क्या? एक मिनट, अभी हम करण कारक पर बात कर रहे थे, वो हम उससे आगे पहुँच गए ना। तो करण कारक की बात करें तो यहाँ पर देखिए सास ने झाड़ू से बहू को मारा। अरे बड़ी गजब है कि नहीं है? बड़ी गजब एग्जाम्पल हम आपके लिए हैं। सास ने झाड़ू से किसको मारा? बहू को मारा। आप देखिए बहू को पिटा रही है, बहू पिटा रही है, तो इसका साधन क्या है? यहाँ पर झाड़ू है। ठीक है। सचिन की दोस्ती से अक्षय सुधर गया, यानी सचिन की दोस्ती से क्या हो गया? अक्षय सुधर गया। अक्षय के सुधरने का कारण क्या है? तो ये उसकी दोस्ती है या इसका साधन भी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है कुछ क्रिया को की जाए, है ना? जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान कारक कहलाता है। या कह सकते हैं कि जिसको क्रिया का लाभ पहुँचे उसे हम संप्रदान कारक। ऐसे में रमेश ने सुरेश को चॉकलेट दिया, है कि नहीं? रमेश को क्या किया? रमेश ने सुधीर को, यानी रमेश ने सुरेश को हो, या मैंने आपको एक कलम दिया, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम देने का संप्रदान, कुछ देने का सेंस आवे, वहाँ पर हम क्या कहते हैं? संप्रदान आता है। अब अपदान का मतलब क्या होता है? अलग होने की भावना इसके अंदर आती है। क्या होता है? अलग होने की या विलग होने की प्रवृत्ति इसके अंदर आती है। पांचवा की बात करें
तो अपदान कारक है, जिससे अलग होने का भाव हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बस से उतर गया, है कि नहीं, क्या मैं बस से उतर गया। देखिए आमतौर पर जो हमारा थंबनेल पर आप ध्यान दिए, वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एरो करके देखे होंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं से वहाँ पर जो कारक लगा हुआ है वो भी हमारा क्या होगा, अपदान कारक होगा। यदि आप पहले से जानते रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या अपदान कारक ही होगा। देखिए जो चीज़ अपनी जगह पर है वो अपदान कारक है। जैसे में अलग होने या दूर हटने के अलावा डरने की बात हो या शर्माने की भाव हो, ये भी अपदान कारक ही है। जैसे बच्चा छिपकली से डरता है, यहाँ बच्चा डरता है तो छिपकली से दूर हटेगा, अतः छिपकली अपदान कारक है। यानी कहने का मतलब हुआ ऐसा चीज़ आता है। इसी प्रकार बहू की बात करें तो बहू भी जो है ससुर से लजाती है। इस वाक्य में ससुर क्या है, अपदान है, क्योंकि वहाँ पर भी उसके लजाने का जो कारण है वो क्या है, ससुर है। तो ये चीज़ कहाँ होगा, हमारा अपदान कारक के अंतर्गत ही आएगा। फिर अधिकरण की बात करें, इसमें क्रिया के आधार का पता चलता है। क्या पता चलता है, आधार का पता चलता है, उसी को हम क्या करते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ क्रिया के होने का समय या स्थान अधिकरण कारक कहलाता है। यानी कहने का जैसे मैं बस में बैठा हूँ, जैसे शेर जंगल में रहता है, इस वाक्य आपको मिले शेर जंगल में रहता है, तो कहने का मतलब पेड़, फिर हम कह सकते हैं कि चिड़िया पेड़ पर यानी पेड़ के डाली पर रहती है। तो कहा पर, ये पर जो अभी अभिव्यक्ति चिन्ह है में और पर, कह सकते हैं आमतौर पर कि अधिकरण कारक के जो अभिव्यक्ति चिन्ह होते हैं वो हमारा पर और में होते हैं। अब हम संबंध की बात करेंगे, जिसमें संबंध स्थापित हो, यानी कहने का मतलब हुआ किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाले रूप या विभक्ति संबंध को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए यह अमित का घर है, अब घर किसका है, अमित का घर है, तो ये घर का संबंध का बता रहा है ना। फिर देखिए निशा रवि से बड़ी, यानी ये संबंध बताया जा रहा है निशा और रवि के उम्र में, कि यहाँ पर निशा कौन है, बड़ी है। फूलों का रंग नीला, यानी कहने का मतलब फूल तो है, अब फूल का संबंध क्या है कि वो नीला रंग वो धारण की हुई है। फिर आपकी पुस्तक निकालिए, मतलब अपनी पुस्तक निकालिए। आमतौर पर आपसे कहा जा रहा है जो आपकी पुस्तक है, जो पुस्तक आपने परचेज किया है उस बुक को आप निकाले, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा क्या हुआ, संबंध स्थापित हो रहा है। 8वां की बात करें, ये लास्ट भी है, यानी संबोधन कारक की बात करें, यहाँ पर संबोधन कारक जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पुकारने का बोध हो, यानी कहने का मतलब आप किसी को पुकारते हैं। आमतौर पर पुकारने का मतलब होता है किसी को पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, जैसे में हे, अरे, सुनो, ध्यान दो, आओ, ये तमाम की तमाम चीज़ों में एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न कारकों के रूप में अगर किया जाता है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक ही शब्द का अगर पूरे विभिन्न कारकों के रूप में क्या है, जैसे में देखें मैं बस में बैठ गया, अधिकरण कारक हो गया। फिर मैं बस से घर आया, मतलब करण कारक हो गया, सगम साधन होता है। मैं बस से उतर गया, अपदान कारक। यानी कहने का मतलब कारक में भी बात करें तो कारक में भी अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको शॉर्ट ब्रीफ में अब हम रिविजन कर लेंगे, आखिर कारक की पहचान किस प्रकार से हम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि कारक जब आपको वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त मिलेगा तो वहाँ पर आपको कारक ही सिलेक्ट करना रहता है। कारक की पहचान, कारकों को पहचानने यानी कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किसी एक कारक में प्रयुक्त है, यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर करता है। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार से पहचाने जा सकते हैं, आमतौर पर देखेंगे। अब इसका संक्षिप्त विवरण देंगे। जैसे आमतौर पर यहाँ पर देखें, जैसे कर्ता कारक की बात करें तो यहाँ पर कर्ता कारक की बात करें तो क्रिया को संपन्न करने वाला यानी क्रिया को करने वाला हमारा कर्ता कारक कहलाता है। कर्म की बात करें, क्रिया से प्रभावित होने वाले को बात करें तो कर्म कारक होगा। करण की बात करें तो क्रिया का साधन या उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट की बात करें वो हमारा करण कारक के अंतर्गत आएगा। फिर संप्रदान की बात करें, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, यानी आपके लिए हमने कुछ दिया या आपको कुछ हमने भेंट उपहार के स्वरूप दिया, तो वो हमारा संप्रदान मतलब कुछ देने की। जैसे में से अगर बात करें, मैंने गरीब को अन्न दिया, मैंने गरीब को भोजन कराया, तो यहाँ पर भी आपका कौन कारक कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। ठीक, अपदान की बात आई, इसमें अलग होने की भावना हो, जैसे हम बस उतर गए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, या आमतौर पर ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलते होंगे जो अपदान कारक के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पर अलगाव हो या ध्रुव या स्थिर में अपदान हो सकता है। ठीक, अपदान मतलब अलग होने की भावना। संबंध की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है वो हमारा संबंध कारक होता है, का कि ये हमारा मूल रूप से अभिव्यक्ति चिन्ह होता है। अधिकरण की बात करें तो यहाँ पर क्रिया का क्या होता है, स्थान का बोध होता है। ठीक है, अधिकार का मतलब क्या होता है, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय
अवसर आदि का बोध हो। यहाँ पर अधिकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आप अधिकरण के नाम से इसको जानते हैं, तो अधिकरण ही लिखिएगा, अधिकार आप नहीं समझेंगे। तो कहने का मतलब है क्रिया के स्थान या आधार का बोध होता है, उसको हम अधिकरण कहते हैं। फिर हम संबोधन की बात करें, संबोधन जो हमारा है, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संबोधन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ही वाक्य में अगर एक से अधिक कारक हो सकते हैं, जैसे में मुनीश्वरी राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण को लंका में तीर से मारकर रथ से गिरा दिया। अब आम तौर पर बात करेंगे तो सब कारक इसके अंतर्गत आ गए, जैसे कर्ता राम आ गया है कि नहीं, क्या हो गया, देखिए कर्ता राम हो गया, क्योंकि जो काम करने वाला है उसका में कर्म रावण हो गया, रावण पर वार हुआ। करण का मतलब तीर से मारा गया, साधन हुआ। संप्रदान किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा गया। अपदान रथ से गिर गया, है कि नहीं, उसके अंदर में अधिकरण में लंका में मारा, में है ना, लंका में मारा। संबंध क्या, अपनी पत्नी यानी राम की पत्नी कौन है, सीता, सीता के लिए मारा। तो यहाँ पर जो संबंध भी, और संबोधन मतलब है मुनीश्वर, मतलब ये उसका संबोधन हो गया। आमतौर पर आप इसको कारक को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कुछ क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिए। के लिए, देखिए यहाँ पर आमतौर क्वेश्चन है के लिए, क्वेश्चन उसको आप देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए यानी कोई किसी के लिए काम किया गया, जब किसी के लिए काम किया जाता है वो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, उसके में है लोटा छत से गिरा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोटा जो है छत से गिर गया है, से क्या हुआ, से मतलब अलग हो रहा है। अलग होने की भावना कहाँ आएगा, अपदान में आएगा, कर्म में आएगा, करण में आएगा, अधिकरण में। जिसका उत्तर क्या होगा, अपदान में आएगा। जब किसी वस्तु से सब अलगाव की भावना आती है, ऐसा वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो हमारा क्या होता है, अपदान होता है। करण का मतलब साधन होता है, अधिकरण का मतलब क्रिया का आधार का पता चलता है, और कर्म का मतलब होता है जो क्रिया को करने वाला हो, तो उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेढक को पत्थर से मत मारो। मेढक को पत्थर से मत मारो, रेखांकित कारक बताएं, इसमें से जो कारक लगा हुआ है वो कौन सा कारक है। देखिए मेढक को किससे मारा जा रहा है, पत्थर से मारा जाता है। यहाँ पत्थर हमारा का इंस्ट्रूमेंट का काम कर, कर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। कर्म मतलब कर्ता, कर्म मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अधिकरण का मतलब है जिस पर क्रिया का स्थान पर चले। अपदान का मतलब होता है अलग होने यानी विलग होने की प्रवृत्ति अगर वाक्य में है तो ये हमारा होगा। इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा, यानी करण कारक होगा तीसरा नंबर। चौथा की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही उपयोग किया गया। मैंने आपको इसमें सिलेक्ट करना है जिसमें सही उपयोग संप्रदान किया। देखिए पहले समझिए संप्रदान कारक क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ हम किसी के लिए काम करते हुए हमारा संप्रदान कहलाता है। जिससे में देखिए किस क्रम में बात करें तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हिमालय से नदी निकलती है, हाथ से पेन गिर गया, बादल का रंग सफेद है। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यहाँ पर गौर कीजिए ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बच्चे क्या है, संप्रदान है, मतलब मिठाई लाई जा रही है। किसके लिए लाई जा रही है, तो बच्चों के लिए लाई जा रही है। जब कोई किसी के लिए कार्य किया जाता है, वो यानी क्रिया की जाती है, वो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। 5वां नंबर की बात करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। आमतौर पर सब जानते हैं जब भी किसी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है तो हमारा वो कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आई होप कि 5 क्वेश्चन भी आप सही बना लिए होंगे और साथ में आप कारक से आप पूर्णतः अवगत होंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिससे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।